कुमार, क्या आपको भी लग रहा है कि बजट तो एलोकेट हो रहा है, बजट बढ़ाया भी गया है, लेकिन क्या ये बजट कम है? लेकिन दूसरा सवाल जो अजय जी ने उठाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एलोकेट होता है वो भी पूरा खर्च नहीं होता। तो इसके पीछे भी ये तय करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि इसकी जिम्मेदारी और क्यों ऐसा नहीं हो रहा। जी जी, बिल्कुल सही कहा कि जो पैसा एलोकेट होता है उसे भी कई बार हम लोग जो है उसे खर्च नहीं कर पाते। ये एक बहुत मैं बहुत सारी मीटिंग पे हम देखते हैं कि सभी से ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये आपको इतना बजट हुआ था, ये एलोकेशन हुई थी, इस पे आप खर्च नहीं कर पाए। तो ये एक अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि अभी जो हमारे जो बजट हमें मैं समझता हूँ जो बढ़ा हुआ मिला है, जो कम से कम मैं यदि कहूँ कि हायर एजुकेशन में मुझे लगता है 10% के आसपास बढ़ा है और बाकी स्कूल एजुकेशन में तो 15% के आसपास बढ़ा है। तो ये एक बढ़ोतरी है जो मिली है, लेकिन इसमें ये भी है कि हमारा जो बजट है ये जो बढ़ोतरी है, ये आप देखिए जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है लास्ट ईयर का था उससे ऊपर है। ठीक है, उससे ऊपर है। तो लेकिन यदि आप एक इसमें ये भी ऑलवेज प्रोविजन होता है कि कभी भी एस्टिमेटेड जो है वो बढ़ता है, सप्लीमेंट्री बजट में बढ़ता है। यदि हम इसको खर्च करेंगे तो ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो हम इसको एक एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाता है। तो एस्टिमेटेड कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है। तो इसलिए जो है, इसलिए यदि हम इसे खर्च करते रहेंगे तभी हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन के लिए जो बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपसे हम एनईपी जो है लगा रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन जो है, बहुत सारा ऐसा परिवर्तन है जहां पर हमें बजट की नहीं, मुझे लगता है कि हमें अपना जो बदलाव करने की जरूरत है, उसमें बजट की जरूरत नहीं है। उसमें यदि स्टूडेंट को यदि है भी है तो इतना बजट उतना मैनेजेबल है कि उसको हम अपने यहाँ मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें लैब में ज्यादा देना है तो ऐसा कोई कमी नहीं होती कि हमें लैब में समय ज्यादा देने के लिए हम अपने कोई हमें ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि पहल है कि जो भारत में जो इस वक्त बजट दिया है, एक समझता हूँ कि शिक्षा के रूप में भी स्वावलंबी है। क्योंकि हमने जो अभी देखा कि इसमें हमने बात करी है 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सलेंस के सेंटर की। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक जो मॉडर्न टेक्निक जो है पूरे विश्व जो है जिसको यूज करने जा रहा है उसके हम के लिए एक्सलेंस सेंटर बना रहे हैं। और दूसरी बात जो है हमारे जो नर्सिंग के कॉलेजेस की बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि इसमें यदि देखें तो हम भारत जो है एक बहुत बड़ा मेडिकल हब बन के आगे ऊपर निकल रहा है। और अभी हमने कोरोना के पीरियड में भी देखा कि कैसे हमारे साइंटिस्ट ने इसमें किया। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, जो एग्रीकल्चर फंड है, तो उसमें जब ये होगा कि जो हमारे जो विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय में जो पढ़ते हैं, जिनके लिए हम स्टार्टअप की बात करते हैं, जिनके लिए इनोवेशन की बात करते हैं, यदि हम उनको अपने विद्यार्थियों को अपने जो आसपास के एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उसमें आगे लाएंगे और उनको कहीं से वो फंड उसमें मिल पाएगा, तो मुझे लगता है कि अपने इस दिशा में बहुत सारे स्टार्टअप जो है एग्रीकल्चर लाइन में जो निकल पाएंगे। और इससे जो है फार्मर की डायरेक्ट लिंकिंग जो है एजुकेशन से होगी। और इसी तरह मेडिकल की जो है वो भी लिंकिंग होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर शुरू करने के लिए, और मैं एक बहुत बड़ा इसमें देख रहा हूँ कि जो आईआईटी में जो दिया गया है कि कैसे वो मतलब एक जैसे आर्टिफिशियल डायमंड होता है, या डायमंड को उसमें ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है सहयोग जो है आईआईटी को दिया जा रहा है, वो उसमें हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट लिंकिंग है इंडस्ट्री से जोड़ने की। और ये एक स्वावलंबी भारत का जो मैं समझता हूँ कि इसमें पिक्चर दिखाया गया है कि कैसे जो है हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री से जोड़ते हुए अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। और उसको जरूरी नहीं है कि हम अपने जो है केवल सरकार के बजट्स पे ही डिपेंड रहें। अपने आप को इंडस्ट्री से जोड़ते हुए अपने
विद्यार्थियों को इनोवेशन में लाकर उनको हम अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और उनको मोर, जिसे कहते हैं कि स्वावलंबी जो बना के उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जोड़ सकते हैं। और यही कोशिश रही है सरकार की, हमेशा सरकार इसी पर बल भी देती रही है। डॉक्टर तनकेश्वर कुमार, आपके क्या रिमार्क्स है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स आपको क्या लगता है, और कितने मार्क्स आप देंगे 10 में से इसको? जी, मैं अभी देख रहा था कि अभी ये 5G टेक्नोलॉजी है, ये भारत में आने वाली है और आ भी चुकी कई शहरों में। तो इसकी तरफ भी सरकार ने अपना, मैं कहूँगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो रोल करना चाहिए उनको, उसकी तरफ भी ध्यान किया है। उन्होंने 100 लैब्स जो है फॉर 5G इन ओवर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में बनानी है। तो इस साल में ये और दूसरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है NEP के तहत हम बात कर रहे थे कि हमारे सभी जो विद्यार्थी है अपनी अपनी लैंग्वेज में काम कर पाएंगे। उसके लिए भी उन्होंने बुक ट्रस्ट के लिए जो है सभी लैंग्वेजेस में करने के लिए कहा है। और डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे हम कई बार ये सोचते थे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ऑफ द जर्नल्स जो है पूरे देश के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन हो, यदि उस तरफ हम बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ ये सरकार ने यदि ऐसा सोच रही है और इसमें सब जो शामिल है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात के लिए कि जो हमारी सरकार है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए और उससे जो है हमारे विद्यार्थी जो है एक ग्लोबल सिटीजन बने, पूरे वर्ल्ड में जो है उनका जो कंपटीशन है उस लेवल का बने, और अपनी ही लैंग्वेज में कुछ अपने, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो, और अपने जो इंटेलिजेंस जो है उसका अपनी ही लैंग्वेज में होता है, उस तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहत दिमाग में रखते हुए ये पॉलिसी जो है उन्होंने जो फंडिंग करी है इस दिशा में करी है, तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि हम एज ए वाइस चांसलर या कुछ भी जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कैसे विद्यार्थियों को और बेहतर जो है शिक्षा मिल सके, जिससे और अपने वो पांव पर खड़े हो सके। तो इसलिए यदि इस तरफ सरकार ने कदम उठाया तो मैं इसका बहुत बहुत समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। नंबरों की बात कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सवाल पूछे उसमें से कुछ करना है, तो जो मिल गया है तो वो बहुत ही अच्छी दिशा में है, इसमें आप सभी नंबर दे सकते हैं उनको।